अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 की जो लास्ट एग्जांपल्स थी वो हमने कवर की थी। उन एग्जांपल्स में हमने अलजेब्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन को सॉल्व किया था बाय यूजिंग सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस। वो मैं आपको सब्स्टिट्यूशंस दिखा देता हूँ। पेज 136 पे, आप 135 पे ये जो कुछ यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस थी वो जो कि हमने लास्ट लेक्चर में इनको देखा था, इनको डिटेल में हमने देखा था और इनके रिलेटेड जो एग्जांपल्स थी वो भी सोल्व की थी। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जैसे कि आपको पता है कि हम तकरीबन पिछले 3-4 लेक्चर्स से या 4-5 लेक्चर्स से एक्सरसाइज 3.3 की एग्जांपल्स ही को कवर कर रहे हैं। उन एग्जांपल्स को पहले करवाने का मकसद ये था ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक्सरसाइज में किस नौइयत के क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चन है और किस तरह हम उनकी इंटीग्रेशन, डिफरेंट फंक्शंस की इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको 3.3 की एग्जांपल्स करवाने से पहले एक 3-4 मिनट्स के लेक्चर में एक ओवरव्यू दिया था एक्सरसाइज 3.3 का। वो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि इस एक्सरसाइज में हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन सॉल्व करने को, डिफरेंट फंक्शंस की इंटीग्रेशन सॉल्व करने को। वो जो सब्स्टिट्यूशन होगी दो तरह की होगी। वो होगी थर्ड वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन होगी और सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन फॉर अलजेब्रिक फंक्शंस होगी। ठीक है, तो जो स्टार्ट वाली एग्जांपल्स थी एक्सरसाइज 3.3 की वो इस मेथड के थ्रू सॉल्व हुई कि थर्ड वेरिएबल लेटिंग इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, थर्ड वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन के थ्रू सॉल्व हुई एग्जांपल्स, वो स्टार्ट वाली। वो जो लास्ट वाली एग्जांपल्स थी जो कि हमने इस लेक्चर से प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व की एग्जांपल्स, वो सॉल्व हुई हैं बाय यूजिंग सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन फॉर अलजेब्रिक फंक्शंस। ये सब्स्टिट्यूशन यूज करते हुए जो कि मैंने 135 पेज पे आपको दिखाई है सब्स्टिट्यूशंस, वो सब्स्टिट्यूशन यूज करते हुए लास्ट एग्जांपल सॉल्व हुई थी। ठीक है, और इस तरह आपको आइडिया हो गया कि एक्सरसाइज में भी इसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। एक्सरसाइज के तकरीबन क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है और ये 22 के 22 क्वेश्चन तकरीबन इन्हीं सब्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग सॉल्व होने वाले हैं। इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में ये एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चले हम जी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बिना किसी ताखीर के। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है हमें कहा गया कि आपने सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करनी है -2x ओवर अंडर रूट 4 माइनस एक्स के डी एक्स। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन उसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करने को कहा गया है। मगर इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इन डिटेल ओवरव्यू दे दूं इसका एक्सरसाइज 3.3 का। मैंने लिखा है कि भाई इस एक्सरसाइज में अगर अलजेब्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन है, जैसे कि ये एक अलजेब्रिक फंक्शन आया है, ठीक है, आप एक्सरसाइज पे गौर करें। दूसरे नंबर वाला फंक्शन भी एक अलजेब्रिक फंक्शन है, उसमें भी एक अलजेब्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। थर्ड वन भी वही है। 8th क्वेश्चन जो है उसके दो पार्ट्स, दोनों पार्ट्स वो भी अलजेब्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन के रिलेटेड ही हैं। 9th पार्ट है। इसी तरह मतलब आप एक्सरसाइज पे गौर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो कि अलजेब्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन के रिलेटेड हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं, उनमें दो फंक्शंस हैं, वो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हैं, तो लिहाजा आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। इंशाल्लाह क्वेश्चन बहुत इजी हैं और आपको मैं सारी चीज़ें इन डिटेल बताऊंगा। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ स्पेशल जबरिक फंक्शंस के लिए आपको बता दूं, क्योंकि ये जो मेन एक्सरसाइज है ना उसमें मेन इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशंस हैं जो कि अलजेब्रिक फंक्शंस पे यूज होने वाली सब्स्टिट्यूशंस हैं। ठीक है, 135 पे जो पढ़ी हैं वो सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए यूज होती हैं। तो इस वजह से मैं एक आपको पहले इन डिटेल ओवरव्यू दे दूं कि इस एक्सरसाइज में अलजेब्रिक फंक्शंस पे आपने पहले रूल 1 और रूल 2 लगाने की कोशिश करनी है। अगर अलजेब्रिक फंक्शंस पे रूल 1 और रूल 2 नहीं लगेगा तो आपने ये जो मंदरज झैल नीचे सब्स्टिट्यूशन दी गई हैं वो आपने लगाने की, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। ये जो सब्स्टिट्यूशन है हम लास्ट लेक्चर में भी देख चुके हैं कि इन सब्स्टिट्यूशन में कांस्टेंट का स्केयर होता है और एक वेरिएबल का स्केयर होता है। दोनों का स्केयर अलग अलग होना चाहिए। अगर दरमियान में सब्ट्रैक्शन का साइन है तो फिर मैटर करता है कि कांस्टेंट का स्केयर पहले है या वेरिएबल का स्केयर पहले है। अगर कांस्टेंट का स्केयर पहले होगा तो आपने सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है x इक्वल टू ए साइन थीटा, और अगर वेरिएबल का स्केयर पहले है तो आपने सब्स्टिट्यूशन यूज करनी होती है x इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। तो अगर दरमियान में कांस्टेंट के स्केयर और वेरिएबल के स्केयर के दरमियान में एडिशन का साइन है तो आपने सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है x इक्वल टू ए tan थीटा। ठीक है जी, हम लास्ट सब्स्टिट्यूशन में हमने ये देखा कि अगर कांस्टेंट के स्केयर और वेरिएबल के स्केयर के दरमियान एडिशन का साइन है तो वहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करती कि कांस्टेंट का स्केयर पहले वेरिएबल का स्केयर, तो हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे x इक्वल टू ए tan थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, इसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज की वो भी सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा जी, आपको मैं यहाँ पे चीज़ बताता चलूँ कि जहाँ आपने सब्स्टिट्यूटेबल सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है, ये ऊपर वाली 3 सब्स्टिट्यूशन में से कोई भी सब्स्टिट्यूशन लगानी है, तो वहाँ कोशिश करें कि आपका जवाब जो है वो चंद स्टेप्स में आपको मिल जाए, मतलब शॉर्ट
स्टेप्स में मिल जाए आपको, इतना लंबा इतना लेंथी क्वेश्चन ना जाए। क्योंकि अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं, देखें एक्सरसाइज 3.3 है 3.4 है, 3.4 में भी ये सब्स्टिट्यूशन यूज होंगी। एक्सरसाइज 3.4 जो बेसिकली इंटेग्रल बाय पार्ट्स के रिलेटेड है, तो वहां पे आप अगर इंटेग्रल बाय पार्ट्स सोल्व करेंगे तो वहां पे अगर ये सब्स्टिट्यूशन यूज हो जाती है, पहले आप इंटेग्रल बाय पार्ट्स सोल्व कर रहे हैं, फिर उसमें वहां पे ये सब्स्टिट्यूशन का यूज हो जाता है, तो आप वहां पे अगर सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे तो वो लॉन्ग जो 1.5 पेज का हो सकता है डायरेक्ट रिजल्ट यूज करके, वो लॉन्ग आपका वो 2.5 पेज का तो मस्ट बन जाएगा ना, तो वो 2.5 पेज का बन जाएगा। तो इतना लंबा लॉन्ग है तो आपका टाइम भी कंज्यूम होगा। तो इस वजह से ये डायरेक्ट रिजल्ट जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ ये आपने याद रखने हैं। मैंने यही चीज आपको बताने की कोशिश की, यहाँ पे लिखा है कि भाई जहां पे आपने सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है ये तीन, ठीक है, तो वहां पे आप डायरेक्ट रिजल्ट भी लगा सकते हैं। और जहां पे आप डायरेक्ट रिजल्ट लगा रहे हैं, जो कि मैं अभी आपको नीचे बताता हूँ, वो जहां पे आप डायरेक्ट रिजल्ट लगा रहे हैं वहां पे आप ये सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं। मगर आपने चीज ये देख रही है कि आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है कि नहीं। हाँ, अगर शॉर्ट में है तो आप वहां पे डायरेक्ट रिजल्ट चाहे ना लगाएं, सब्स्टिट्यूशन लगा लें तो कोई मसला नहीं है। मगर आप इतना लंबा लॉन्ग कर रहे हैं, उसमें पहले इंटेग्रल बाय पार्ट्स कर रहे हैं जो 3.4 का मेथड है, उसमें आप ये भी मेथड इंक्लूड कर देते हैं सूटेबल सब्स्टिट्यूशन का, तो आपके लिए काफी ज्यादा लेंथी काम हो जाएगा, ठीक है, और टफ काम हो जाएगा आपके लिए। तो इस वजह से मैंने ये लिखा है कि आपने जहां पे सूटेबल सब्स्टिट्यूशन यूज करने की ट्राई करनी है, तो वहां पे आप कोशिश कीजिएगा कि आपको जो आंसर है वो चंद स्टेप्स में सोल्व हो जाए। कैसे कि वहां पे आपने इंटेग्रल रिजल्ट्स को इस्तेमाल करना है। कौन से इंटेग्रल रिजल्ट्स, वो मैं आपको नीचे बताता हूँ, वो आपको फिर एक मुख्तसर तरीके से जवाब मिल जाएगा, ठीक है। आपने वहां पे क्या करना है जी, इंटेग्रल रिजल्ट्स को लगाना है। अगर आप सूटेबल सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, कहीं पे आपकी सूटेबल सब्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो रही तीनों में से, तो वहां पे आप कोशिश कीजिएगा कि आप वहां पे डायरेक्ट रिजल्ट को यूज कर लें। अच्छा, ये डायरेक्ट रिजल्ट कहाँ से निकले मैं आपको बताता हूँ। ये जो डायरेक्ट रिजल्ट है ना, बेसिकली ये एग्जाम्पल से ही निकलेंगे। जो आपको मैंने एग्जाम्पल्स करवाई ना, एक्सरसाइज 3 ये मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको, एक्सरसाइज 3.3 की ये जो एग्जांपल्स हैं सारी आप देख लीजिएगा, एग्जांपल्स को समझ लीजिएगा। मैंने पहले एग्जांपल्स ही समझाने की ट्राई की है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं और एग्जाम्स में भी आ जाती हैं, तो आप एग्जांपल को समझिएगा। वो मैंने उन्हीं एग्जांपल्स में से ये 3-4 रिजल्ट्स निकाले हैं, ठीक है। पहला ये जो रिजल्ट निकाला है, ये एग्जाम्पल नंबर है आपकी मैंने आपको एग्जांपल जब सोल्व करवाई थी उस वक्त भी बताया था, ये आपकी एग्जांपल नंबर 10 है, उसका पार्ट नंबर 1 है और एक पार्ट नंबर 2 है। ये पार्ट नंबर 1 का जो रिजल्ट है, एट द एंड आपको साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी मिल रहा है, ये रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह मैंने इन एग्जाम्पल से डिडक्ट किए हैं ये इंपॉर्टेंट इंटेग्रल रिजल्ट्स। इन रिजल्ट्स को मैं जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि यूज करने का बेनिफिट ये होगा कि आपका आंसर जो है वो इतना लेंथी नहीं जाएगा, आपका जो क्वेश्चन है वो इतना लेंथी नहीं जाएगा, आपको आंसर शॉर्ट स्टेप्स में मिल जाएगा, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, इसका कोई मसला नहीं है। इसको रट्टा नहीं लगाना, बड़ा इजी है। तो आप देखेंगे पहला रिजल्ट है जी 1/√a² माइनस x² dx है। इसका रिजल्ट होता है साइन इनवर्स x ओवर a प्लस सी। आप जुबानी याद रख लें। एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ आपको याद रखने का इसका, कि ये बेसिकली ये प्रूव कोई नहीं है, इसको सोल्व करके आया। ये जो रिजल्ट निकला है ना, बेसिकली ये आप अगर एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल का जो जिन लेक्चर्स में मैंने एग्जांपल्स करवाई वो लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हुए ये रिजल्ट निकाला है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट को याद कर रहे हैं। तो डायरेक्ट रिजल्ट को याद करने का एक तरीके मैं बता देता हूँ आपको, कि आप ए कॉन्स्टेंट है ना, इसकी जगह अगर 1 कंसिडर कर लें, मान लें कि यार ए की जगह 1 है, 1 एक कांस्टेंट नंबर है ना, तो x भी एक कांस्टेंट नंबर था और वेरिएबल क्या था, x² है। x² तो वैसे ही रहने दिए, मान लिया कि हमारा जो कांस्टेंट नंबर a है ना, उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 1 है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो एक ये बन गया जी 1/√1 माइनस x²। अगर आपको डेरिवेटिव फार्मूलाज याद हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, तो अगर आप गौर करेंगे तो साइन इनवर्स x ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लेकर आपको आंसर मिलता होता है 1/√1 माइनस x², ठीक है। तो इसका मतलब है कि साइन इनवर्स x इसकी इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ चुका, कि अगर आप साइन 1/√1 माइनस x² की इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पता लग जाएगा कि ये फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आता है। तो ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव लेकर आता है, तो लिहाजा 1/√1 माइनस x² की इंटीग्रेशन क्या आ गई जी, साइन इनवर्स x। इसी फार्मूला को मद्देनजर रखते हुए आप रिजल्ट याद रख सकते हैं बहुत इजीली। साइन इनवर्स x है, अब यहाँ पे क्या था, अब यहाँ पे कांस्टेंट तो था 1, x ओवर 1 कर लें या अकेला x रहने दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। साइन इनवर्स x ओवर 1 ही चाहे रहने दे। मगर यहाँ पे जो आप रिजल्ट कर रहे हैं इसमें क्या है, साइन इनवर्स x ओवर a प्लस सी है, ठीक है। तो
कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे ये जो रिक्वायर्ड इंटेग्रल है इसमें कांस्टेंट वन नहीं है, वो तो हमने एक ही जगह वन यूज किया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कौन से फंक्शन का इंटेग्रल लेके आता है। तो हमें पता लग गया कि इसके रिजल्ट में आना है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, बटे में ये जो भी कांस्टेंट नंबर होगा यहाँ पे ए की जो भी वैल्यू होगी वहां वो यहाँ पे आप डिवाइड कर देंगे। इस केस में क्यों डिवाइड नहीं की थी, क्योंकि वो ए की वैल्यू यहाँ पे थी वन, एक्स के बटे में वन लिख लें तो कोई फर्क नहीं है, ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं है, तो लिहाजा ये एक रिजल्ट बन गया। ये आपने जुबानी याद रखना है, ये क्वेश्चंस में यूज होने वाला है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं फार्मूलाज के। अब दूसरा रिजल्ट ये वाला है, ठीक है, अंडर रूट बोल दिया, इंटेग्रल वन ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैं इसको अरेज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको करवाता हूँ, जगह तो नहीं है, तो ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी आप राइट साइड पे ना गौर करें, आप यहाँ पे देखें यार, इसमें जब एडिशन का साइन आ जाता है ना तो वहां पे मैटर नहीं करता। आप ये देख लें कि 3+4 कर लें या 4+3 कर लें, आपके पास आंसर सेम मिलता है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ए स्क्वायर पहले है या एक्स स्क्वायर पहले, अगर दरमियान में एडिशन का साइन आ गया कांस्टेंट के स्क्वायर और वेरिएबल के स्क्वायर में, तो फिर चीज मैटर नहीं करती कांस्टेंट का स्क्वायर पहले है या वेरिएबल का स्क्वायर पहले है, ठीक है। तो ए की जगह आप क्या यूज कर ले, वन यूज कर ले, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यार ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है। वन यूज कर लिया ए की जगह, तो ये चीज बन गई 1/1 प्लस, ठीक है, ये एक्स के साथ। वैसे अगर आप गौर करेंगे यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स के किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है, तो यहाँ पे भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव का सहारा लेना पड़ेगा। तो आप गौर करेंगे tan इनवर्स एक्स ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लेकर आपको मिलता है 1/1 प्लस एक्स के, ठीक है, tan इनवर्स x। इसका मतलब है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो क्या होगी जी आपके पास tan इनवर्स x, क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर अलजेब्रिक फंक्शन जो है वो आपका tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लेकर आता है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी tan इनवर्स x। तो यहाँ पे अगर आप एक वन की जगह ए कांस्टेंट यूज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वन की जगह क्या आ जाएगा, ए वो जो भी कांस्टेंट नंबर होगा अदर देन वन, यानी कि 2 का स्क्वायर आ जाता है, 3 का स्क्वायर आ जाता है, 4 का स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर था ना, जो कि मैंने रिजल्ट आपको भी बताया। तो अगर आपका कांस्टेंट नंबर अदर देन 1 है, 2 है, 3 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपको पता लग गया कि जवाब में tan इनवर्स x ही आना है, ठीक है। तो क्या हमने रिजल्ट इसका क्या लिखा, tan इनवर्स x, जो भी कांस्टेंट नंबर होगा, जैसे कि इसमें डिवाइड किया था x के साथ, यहाँ पे एंगल x के साथ वो कांस्टेंट नंबर डिवाइड कर दिया जाएगा। इसमें सिर्फ एक चीज एडिशनल आएगी, वो आएगी 1/a। अब आपका सवाल यहाँ पे हो सकता है कि भाई 1/a कहाँ से आया, तो भाई मैं आपको बताता चलूं कि ये जो रिजल्ट है ना, मैं डायरेक्ट रिजल्ट याद करवा रहा हूँ, ये मैं आपको कोई प्रूफ नहीं करवा रहा या कोई ये उड़ के नहीं आ गया। ये बेसिकली यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन यूज हुई है, ये वाली सब्स्टिट्यूशन x इक्वल टू a tan थीटा एग्जांपल हमने सोल्व की थी। तो इसकी पूरी इंटीग्रेशन अगर आप सोल्व करेंगे x इक्वल टू a tan थीटा यूज करके, तो आपके पास एट द एंड जो रिजल्ट बनेगा वो ये बनेगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट इंटीग्रल रिजल्ट्स को मेमोराइज कर रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख लें कि अगर आपके पास साइन इनवर्स x/a आएगा तो उसके साथ 1/a स्टार्ट में नहीं आएगा, बाकी कोई भी होगा तो उसके साथ 1/a आएगा। चाहे यहाँ पे सेकंड इनवर्स का रिजल्ट लग रहा होता तो वहां पे भी 1/a आना था। तो इस तरह आप ये दो रिजल्ट याद कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी आपकी एग्जांपल नंबर 5 है एक्सरसाइज 3.3 की, जिसमें आपने सीकेंट एक्स और कोसीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन सोल्व की थी। तो मैंने एक अलग लेक्चर में इन दोनों फंक्शंस की इंटीग्रेशन को आपको सोल्व करवाया था। तो इनका रिजल्ट मैंने उस वक्त भी बताया था कि इनका जो रिजल्ट है वो आपने जुबानी याद रखना है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में हम इसको सारा सोल्व नहीं करेंगे, इसके रिजल्ट को डायरेक्ट हिंट दे के यूज करेंगे, ठीक है। तो सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन आपने याद रखनी है ln इंटू सीकेंट एक्स प्लस tan x प्लस c, ठीक है। और कोसीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन आपने याद रखनी है ln इंटू कोसीकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस c। ये दोनों फंक्शंस की इंटीग्रेशन आपने याद रखनी है। तो लिहाजा ये जो आपके पास 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हो गए हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं और आप को बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं, और आप इस तरह ये सब्स्टिट्यूशन से बच जाएंगे, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन वाला काम काफी ज्यादा लेंथी होगा। एक शॉर्ट आता है 2 नंबर का, ठीक है। अगर आप वहां पे सब्स्टिट्यूशन करके डेढ़ पेज का आप एक शॉर्ट क्वेश्चन ही कर देते हैं, 1.5-2 पेजेस का आपका शॉर्ट क्वेश्चन चला जाता है, तो आपको पता है कि एग्जाम शीट जो होती है वो छोटी होती है बनिस्बत ये जो आप टेस्ट शीट इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे 2 पेजेस का शॉर्ट चला गया तो आप तो फिर बहुत ज्यादा लेंथी काम कर रहे हैं, तो आपने शॉर्ट ट्रिक वहां पे इस्तेमाल करना है। तो शॉर्ट ट्रिक इसका यही है कि जहां पे आपकी अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन यूज हो रही है तो वहां पे आप डायरेक्ट रिजल्ट लगाने की कोशिश कीजिएगा। आई थिंक सो कि लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो मगर ये चीजें एक्सप्लेन करना जरूरी थी, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने बेहतर समझा कि मैं आपको ये चीजें बता दूं, बजाय इसके कि मैं डायरेक्ट आपको चीजें बताऊं। तो हमने
इस एक्सरसाइज का आइडिया ले लिया है। मैं आपको बता चुका हूं कि इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज होगा। एक थर्ड वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन है और एक है सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन, ये जो आपके सामने पड़ी है। तो सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन आपने यहाँ पे यूज करनी है। उसमें आप ये भी कर सकते हैं ये जो मंदरजा रिजल्ट्स हैं आपके सामने 3-4, ये आप यूज कर सकते हैं जहां पे आपके पास सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन यूज हो रही होंगी। ठीक है, अब हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया है जी कि -2x ओवर √4 - x के dx है, इसका आपने इंटीग्रल सोल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा, आपने सबसे पहले फंक्शन पे जाना है। ये फंक्शन कौन सा, कोई भी फंक्शन की इंटीग्रेशन आ जो तो आपने फंक्शन पे जाना है। तो मैंने आपको पूरी उर्दू बताई है। स्टार्ट के जो 3rd चैप्टर के लेक्चर थे उसमें मैंने आपको वो कंसेप्ट ही दिया इंटीग्रेशन का, अलजेब्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक की कैसे करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की कैसे करते हैं, लॉग फंक्शंस की कैसे करते हैं। तो उन लेक्चर्स का मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। वो पहले तकरीबन 16 लेक्चर्स हैं मेरी प्ले के चैप्टर नंबर 3 की जो प्ले है उसके पहले 16 लेक्चर्स है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लेक्चर्स आप लाजमी सुनिएगा तो आपके लिए एक्सरसाइज सोल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे गौर करें कि ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन पे सबसे पहले आपने यही देखना होता है कि ये फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है। तो किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर चीज ये नहीं बनती, तो ये चीज तो निकल गई। अब बचता है कि रूल 1 लगाएंगे या रूल 2 लगाएं। ठीक है, अब आप जाते हैं रूल 2 पे, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म मौजूद है मगर यहाँ पे रूल 2 नहीं लगेगा। उसकी रीजन ये रूल 2 ना लगने की, क्योंकि बटे के नीचे जो फंक्शन मौजूद है उसकी होल पावर 1 नहीं है, अदर देन 1 है, 1/2 है। तो रूल 2 लगाते हुए बटे के नीचे मौजूद होता है फंक्शन, उसकी होल पावर 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पे रूल 2 नहीं लगेगा, तो इसको उठाकर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो रूल 1 लगाने की कोशिश करूंगा। तो जब मैं 4 - x² के अंडर रूट को ऊपर लेके गया तो अंडर रूट जो था वो -1/2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब रूल 2 लगेगा। रूल 2 में आपको मैं चीज बता चुका हूँ काफी दफा, और हम रूल 1 और रूल 2 पूरी एक्सरसाइज 3.2 में यही रूल्स इस्तेमाल किए हमने कि भाई रूल 1 में हम फंक्शन की होल पावर कंसिडर नहीं करते और रूल 2 में हम फंक्शन की होल पावर कंसिडर करते हैं और हमेशा वो 1 ही होनी चाहिए। अब लिहाजा हम यहाँ पे रूल 1 लगा रहे हैं, तो रूल 1 के लिए जो होल पावर है -1/2, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, ये कंसिडर नहीं होगी। तो आपके पास फंक्शन क्या बचेगा, 4 - x²। तो दूसरी चीज इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, मतलब ये जो -2x है इसका डेरिवेटिव होना चाहिए। अब हम चेक कर लेते हैं ये डेरिवेटिव है भी है इसका कि नहीं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि here function is equal to 4 - x²। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे f'(x) फाइंड करेंगे, x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो आपको पता लगेगा 4 - x² का राइट साइड पे डेरिवेटिव बनेगा -2x। इसका मतलब है ये फंक्शन है मौजूद, उसकी होल पावर जितनी मर्जी है उसका डेरिवेटिव फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है जी कि फंक्शन की टोटल पावर में एक ऐड कर दिया जाएगा और डिवीजन में एक टोटल पावर में एक ऐड हो जाएगा। ये मैंने रूल 1 का हिंट दिया। तो इस तरह ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो जाएगा। पावर को आप सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर बन जाएगा 1/2 और बटे में 1/2। ये बटे वाला 2 ऊपर चला जाएगा और इसकी जगह आप अंडर रूट यूज कर दे, तो इस तरह ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो चुका है। ठीक है, इसके बाद है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। ये स्टूडेंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 भी और क्वेश्चन नंबर 3 भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास किस फंक्शन की इंटीग्रेशन सोल्व करने को कहा गया है, एक अलजेब्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन सोल्व करने को कहा गया है। अब ये अलजेब्रिक फंक्शन आप इस पे रूल 1 लगाने की कोशिश कर लें, नहीं लगेगा रूल 1, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं बनेगा। रूल 2 लगाने की कोशिश कर लें, फंक्शन की होल पावर चाहे यहाँ पे 1 है मगर फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन है x² + 4x + 13। अगर आप इसका x के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास इसका डेरिवेटिव आएगा 2x + 4। तो आप यहाँ पे ऊपर या इसके सामने 2x + 4 नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन के डेरिवेटिव का प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अलजेब्रिक फंक्शंस पे, इस लेक्चर के स्टार्ट में भी बताया कि अलजेब्रिक फंक्शंस पे जब भी रूल 1 और रूल 2 एप्लीकेबल ना हो तो आप 3.3 की सब्स्टिट्यूशन पे जाएं। तो वो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आपके पास वेरिएबल का स्केल अलग होना चाहिए और कांस्टेंट वैल्यू का स्केल अलग होना चाहिए। यानी कि ये जो वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल टर्म्स है, इनका होल स्केल होना चाहिए, एक ही स्केल बनना चाहिए। और ये जो 13 है ये है एक कांस्टेंट नंबर, इसका स्केल अलग होना चाहिए। काफी ज्यादा मैंने ट्यूटोरियल देखे हैं या काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के मैंने मेथड देखा, वो ना 13 की जगह ना डायरेक्ट ही रट्टा लगाया होता है, उन्होंने 4 + 9 कर देते हैं। भाई सवाल सोल्व हो जाता है, उसका मसला नहीं है। एक्सरसाइज 3.5 जो है उसमें ना ये मेथड सोल्व होगा, ये मेथड यूज होने वाला है।
ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन के बाद में एट द एंड रिजल्ट निकलने वाला है। मैं आपको पहले बता दूं कि उसके 29, 28 और 30 आई थिंक सो क्वेश्चन, ये जो ये मैंने अभी क्वेश्चन बोले हैं, ये तीनों क्वेश्चन हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। वहाँ पे अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वहाँ पे भी रट्टा लगाते हैं। अब उन्होंने यहाँ पे लगाया होता है रट्टा के 13 की जगह भाई 4+9 करना है, तो ये कॉम्पैक्ट मेथड नहीं है। अगर बजाय इसके कि आप एक दफ़ा समझ लेंगे ये 4+9 बना कैसे है, ठीक है, कि 13 की जगह हमने 2 पेयर्स 4+9 बनाए कैसे हैं, तो आप ये चीज़ समझ लें। आपने फर्स्ट ईयर का 4th चैप्टर किया होगा, उसमें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड किए होंगे। एक किया होगा आपने अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, एक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड किया होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये दोनों मेथड तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक थर्ड वन मेथड था वहां पे कंप्लीटिंग स्केयर। वो कंप्लीटिंग स्केयर आपको ये बताता है कि आपने कंप्लीटिंग स्केयर का मतलब ये है कि आपने a+b का होल स्केयर वाला फार्मूला कंप्लीट करना है, ये a-b के होल स्केयर का फार्मूला कंप्लीट करना है। हम यहाँ पे वो काम करने वाले हैं, वेरिएबल का होल स्केयर अलग करने के लिए और कांस्टेंट का होल स्केयर अलग करने के लिए। अब यहाँ पे देखें, here x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। अब आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाना है, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाना है, तो आपने सिर्फ जाना है, मैं अंडरलाइन इसको कर दूं, x स्क्वायर और x पे। आपने कांस्टेंट नहीं देखना, कांस्टेंट जितना मर्जी हो, 13 हो, 20 हो, जो मर्जी हो, आपने जाना है x स्क्वायर प्लस 4x पे। अगर तो x स्क्वायर और x के दरमियान, यानी कि x स्क्वायर वाली टर्म और x वाली टर्म जो भी होगी, इनके दरमियान ये जो साइन है एडिशन का है, अगर ये एडिशन का होगा तो आप a+b के होल स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट करेंगे। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन होता है, लाइक x स्क्वायर माइनस 4x होता है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे a-b के होल स्क्वायर वाला अलजेब्रिक फार्मूला कंप्लीट करने की यहाँ पे ट्राई करते। तो हम यहाँ पे करेंगे a+b के होल स्क्वायर वाला फार्मूला कंप्लीट करने की। मैं साइड पे हिंट दिया मैंने कि a+b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अगर आपने कंप्लीट करना है तो उसके लिए ये चीज आपके पास बननी चाहिए। फार्मूला कंप्लीट करने का मतलब ये है कि आप इसकी जो ओपन वाली साइड है उसको क्लोज करेंगे, ये जो राइट साइड वाली साइड है इसको आप लेफ्ट साइड में क्लोज करेंगे। आपके पास ये चीज बननी चाहिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर आपके पास ये चीज बन जाती है यहाँ पे, तो आप फार्मूला कंप्लीट कर लेंगे a+b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे x स्क्वायर प्लस 4x है, तो x स्क्वायर है, x का होल स्क्वायर कर लिया, मान लें कि ये a का स्क्वायर बन चुका है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास a स्क्वायर बन चुका है। अब ये हो चुका फार्मूला के मुताबिक 2ab आना है ना, नेक्स्ट a स्क्वायर बन चुका प्लस 2ab आना है, प्लस 2a की वैल्यू x हो गई है, क्योंकि a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर के a की वैल्यू x हो गई है। अब यहाँ पे आपने चूज करना है कि b की वैल्यू यहाँ पे हम कितनी चूज करें कि मल्टीप्लीकेशन करके, अब यहाँ पे कोई b की वैल्यू पुट करेंगे और इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आंसर बन जाए, 4x बन जाए। तो 4x बनाने के लिए अब b की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी आपको, 2, क्योंकि 2 इंटू 2 करेंगे 4 बन जाएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बन जाएगा। कहने का मतलब ये कि आपने x स्क्वायर प्लस 4x को इस फॉर्म में लिख लिया, a स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में, ठीक है, तो प्लस 13 वैसे ही है। अब फार्मूला कंप्लीट करना है, इतनी चीज तो आपके पास बन चुकी है, a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब आपके पास रहता क्या है, प्लस b स्क्वायर, यानी कि जो आपने b की वैल्यू चूज की है उसका एडिशन रहता है, वो आगे ऐड भी होनी चाहिए, प्लस b स्क्वायर होना चाहिए आगे, ठीक है। b की वैल्यू कितनी चूज की है, 2, अब यहाँ पे भी 2 लिख दें, यानी कि यहां तक तो आपके पास चीज बन चुकी थी a स्क्वायर प्लस 2ab। अब b का स्क्वायर आपने ऐड करना है। अब ये अपने पास से ये चीज आप एडिशन कर रहे हैं, कोई मतलब यहाँ पे वैल्यू मौजूद नहीं है। जो चीज आपने अपने पास से करनी होती है ऐड, उसका ऑपोजिट भी करना पड़ता है, यानी कि उस चीज को आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, ये रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर से क्या मुराद है, b की वैल्यू 2 है, उसका स्क्वायर अगर आप ऐड कर रहे हैं फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, तो b का स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो इसी वजह से हमने क्या किया, a स्क्वायर प्लस 2ab बन चुका था, यहाँ पे ये b का स्क्वायर अपने पास से ऐड किया और b का स्क्वायर अपने पास से सब्ट्रैक्ट किया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट b स्क्वायर, यानी कि 2 के स्क्वायर को आप अपने पास से ऐड करें और यहाँ पे आप अपने पास से सब्ट्रैक्ट करें, ठीक हो गया जी। अब यहाँ तक चीज बन चुकी है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे कि अब ये जो चीज बनी है आपके पास ax स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो फार्मूला के हिंट देके आप इसको क्लोज कर सकते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर में, ठीक है, यानी कि x प्लस 2 के होल स्क्वायर में इस चीज को आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक हो गया। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फार्मूला के अकॉर्डिंग a प्लस b का होल स्क्वायर बनना था, यानी x
ए की वैल्यू और बी की वैल्यू 2 है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन चुका। अब ये -2 का स्क्वायर और +13 है, ये -2 का स्क्वायर ये -13 आ चुका, ठीक हो गया जी। और ये 13 वैसे ही ओके हो गया। अब ये चीज हमें नहीं चाहिए थी, हमें वेरिएबल यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर करना था, फार्मूला कंप्लीट करना था। यहां तक मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, यहां तक हमारा फार्मूला कंप्लीट हो चुका था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बन के। ये जो आगे वाली चीज है वो जहां मर्जी जाए, ठीक है, वो जो कुछ मर्जी बने, हमें उस चीज से कंसर्न नहीं है। अब नेक्स्ट हम इसको सोल्व करते हैं। सॉरी, मैं इसको रेज कर गया हमें, ये देख लें, ठीक हो गया। अब वेरिएबल का तो स्क्वायर बन चुका है, यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, वेरिएबल वाली टर्म का होल स्क्वायर तो बन चुका है। अब रहता है हमारे पास कांस्टेंट का स्क्वायर रहता है। अब कांस्टेंट वैल्यूज को हल कर लेते हैं, -4 + 13 करेंगे तो +9 बनेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन में जहां पे आपके पास है x² + 4x + 13, वहां पे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज करते हुए आप कांस्टेंट और वेरिएबल का स्क्वायर अलग अलग बना सकते हैं। आप वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर +9। तो इस तरह हमने लिखा कि हमारा इंटीग्रल क्या बन गया है, बटे में था ना x² + 4x + 13 मौजूद, तो वहां पे हमने लिख लिया x प्लस 2 का होल स्क्वायर +9, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे वेरिएबल का स्क्वायर तो अलग बना है, कांस्टेंट क्या है 9 है, इसका भी होल स्क्वायर अलग बनना चाहिए। तो 9 किस वैल्यू के स्क्वायर में आता है, 3 का स्क्वायर लें तो 9 बनता है, तो 9 की जगह हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि आपके पास क्या बन चुका है, ये वेरिएबल का स्क्वायर अलग बन चुका है और कांस्टेंट का स्क्वायर अलग बन चुका है। अब आपके पास यहाँ पे दो तरीके हैं सोल्व करने के, या तो आप 3.3 की सब्स्टिट्यूशन लगा लें, ये जो सब्स्टिट्यूशन है आपके पास पेज 135 पे पड़ी आई थिंक सो, ये वाली सब्स्टिट्यूशन जो है आपके पास। अब यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन थर्ड वन लग रही है, क्योंकि कांस्टेंट के स्क्वायर और वेरिएबल के स्क्वायर के दरमियान आपके पास क्या है, एडिशन का साइन। मैंने आपको उस वक्त भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि यहाँ पे अंडर रूट मैटर नहीं करता कि अंडर रूट है या नहीं है, आपने सिर्फ वेरिएबल के स्क्वायर और कांस्टेंट के स्क्वायर पे गौर करनी, वो अलग अलग बनना चाहिए। अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हैं, मगर सब्स्टिट्यूशन यूज करके ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हाँ अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है आपको तो फिर आप सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज कर लें, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए। एनीवेज अगर आप डायरेक्ट रिजल्ट भी यूज करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, इसके में कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करें, 1/x² + a² है, मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लगाया कि जब वेरिएबल का स्क्वायर पहले और कांस्टेंट का स्क्वायर बाद, यानी कि वेरिएबल स्क्वायर और कांस्टेंट के स्क्वायर के दरमियान एडिशन का साइन हो तो डायरेक्ट रिजल्ट पे जाएं, तो ये सेकंड वन वाला रिजल्ट लग रहा है, तो 1/a tan इनवर्स x/a + c बन जाएगा। तो इसी रिजल्ट का मैंने यहाँ पे हिंट दिया है, बजाय इसके कि मैं सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन यूज करता, इतना लंबा क्वेश्चन करता, तो मैंने डायरेक्ट रिजल्ट का सहारा लिया यहाँ पे कि वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट के स्क्वायर के दरमियान एडिशन का साइन है। यहाँ पे ये चीज मैटर नहीं कर रही कि 3 का स्क्वायर पहले होना चाहिए था या x प्लस 2 का स्क्वायर पहले होना चाहिए था। तो रिजल्ट आना है 1/a tan इनवर्स x/a + c के इक्वल। a की वैल्यू है यहाँ पे 3, आप यहाँ पे चाहे लिख दीजिएगा कि हेयर a = 3 एंड x = x + 2 आपका जो वेरिएबल, ठीक है। तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। 1/a यानी कि 1/3 tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x + 2 है, x + 2 आ जाएगा ओवर a की वैल्यू यानी 3 + c, दैट्स एन आंसर। ये आपके पास पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व हो चुका है। अब है जी क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक अलजेब्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन है और इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन। अब आप गौर करें कि एक अलजेब्रिक फंक्शन है, आपने सबसे पहले यही देखना है कि एज अ होल किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है x² / 4 + x²। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आपके पास x² / 4 + x² नहीं आता। तो दूसरी चीज आपके पास बनती है रूल 1 लगाना या रूल 2। रूल 1 तो लगेगा नहीं, क्योंकि रूल 2 पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्म मौजूद है, क्वेश्चन फॉर्म बटे वाली फॉर्म। तो जब भी क्वेश्चन फॉर्म मौजूद होगी तो आपने इंटीग्रेशन का रूल 2 इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। तो रूल 2 लगाने के लिए आपको क्या चीज चाहिए कि रूल 2 लगाने के लिए आपको फंक्शन का होल स्क्वायर, फंक्शन की होल पार कितनी चाहिए, 1 चाहिए। तो यहाँ पे होल पार फंक्शन की 1 नहीं है भाई, ये जो 2 पार है ना, ये x की डिग्री है, ये होल पार नहीं है फंक्शन की, होल पार फंक्शन की 1 नहीं है यहाँ पे। एनीवेज अब जब भी आपने अलजेब्रिक फंक्शन पे रूल 2 लगाना होता है, मैंने चीज ये आपको बताई थी जब मैं अलजेब्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन का जो मैंने आपको कांसेप्ट दिया था, वो स्टार्ट वाले 16 लेक्चर्स हैं, उनमें मैंने चीज बताई थी। जब भी आपने अलजेब्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन पे रूल 2 लगाने की कोशिश करनी है तो आप ये देख लें कि ऊपर और नीचे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में
फंक्शन जो है उसमें एक्स की जो डिग्री है यानी कि एक्स की हाईएस्ट पावर है वो सेम तो नहीं है, या इम्प्रॉपर फंक्शन तो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये इम्प्रॉपर फंक्शन है, क्योंकि ऊपर भी डिग्री 2 है एक्स की और नीचे भी डिग्री 2 है, तो ये इम्प्रॉपर फंक्शन है। पहले आपको इससे इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर में कन्वर्ट करने के दो तरीके, एक तो डिवीजन मेथड है जो कि आप एक कन्वेंशनल मेथड आप यूज करते हैं कि डिवीजन मेथड के थ्रू आप इसको सोल्व कर लें। एक और चीज है कि अगर आपके पास प्रॉपर फंक्शन ऐसा है कि उसमें डिग्री से, इम्प्रॉपर फंक्शन ऐसा है कि उसमें डिग्री सेम है, हाँ, तो एक इम्प्रॉपर फंक्शन ऐसा है कि उसमें डिग्री डिफरेंट है, ऊपर डिग्री बड़ी है और नीचे डिग्री क्या है जी, छोटी है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख देता हूं यार यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये भी एक इम्प्रॉपर है, मगर ये इम्प्रॉपर और किस्म का है और ये इम्प्रॉपर और डिफरेंट किस्म का है। ठीक है, तो ये वाला जो इम्प्रॉपर फंक्शन है ना, इसको अगर आपने सोल्व करना है तो इसको तो आप डिवीजन मेथड से ही करेंगे। ये वाला जो एक प्रॉपर फंक्शन, इम्प्रॉपर फंक्शन है, मैं सॉरी प्रॉपर बोल गया कहीं पे किसी पॉइंट पे, तो आप इसको प्रॉपर ही इम्प्रॉपर ही कंसिडर कीजिएगा। मैं इम्प्रॉपर की बात कर रहा हूँ कि इम्प्रॉपर फंक्शन है ये, इस किस्म का है कि इसमें डिग्री सेम है वेरिएबल की। तो इस किस्म का इम्प्रॉपर फंक्शन हो तो आपने क्या करना है, नीचे वाली चीज को ऊपर बना लेना है। यानी 4 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। कैसे, एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी मौजूद है, आपको सिर्फ प्लस 4 चाहिए, 4 ऐड करना है आपने ऊपर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 4 अपने पास से ऐड किया और 4 अपने पास से सेपरेट कर दिया। जो चीज मैं अपने पास से कर रहा हूँ उसका मैंने ऑपोजिट भी करना होता है। एडिशन कर रहा हूँ 4 की, तो 4 की सब्ट्रैक्शन भी करनी पड़ेगी। मैंने अपने मतलब की चीज निकालनी है, एक्स प्लस 4 ऊपर बनना चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस 4। मैंने इसको तरतीब दे ली, 4 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख लिया था डिनोमिनेटर में। एनीवेज एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऊपर बनना चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा, एक्स के ऊपर वाले जो एक्स प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 है उसका बटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ अलग कर लूंगा और ये -4 का बटा अलग कर दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ। ठीक है, तो ये बटा मैंने सेपरेट कर दिया है। अब अगले स्टेप में मैं इंटीग्रेशन सेपरेट आउट कर दूंगा। ये चीज जो है इस चीज के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 की इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगी और ये 4 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, आपके पास सेपरेट हो जाएगी। अब आप यहाँ पे गौर करें, 1 की इंटीग्रेशन एक्स के हिसाब से आ जाएगी एक्स, क्योंकि कांस्टेंट नंबर की इंटीग्रेशन आपको पता है कैसे सोल्व करते हैं। ये जो 4 है वो एक कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट की इंटीग्रेशन आपको पता है कि नहीं ली जाती, 4 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा जाएगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। आप बेसिकली 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 की इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, तो आपके पास यही चीज बनेगी ना। अब 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, अब इस अलजेब्रिक फंक्शन पे आप रूल 1 लगाने की कोशिश कर लें, रूल 2 लगाने की कोशिश कर लें, भाई नहीं लग रहा, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं बनेगा। इसका डेरिवेटिव आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव आएगा 2x, ना वो बटे के ऊपर बनेगा ना इसके साथ बनेगा। तो यहाँ पे रूल 1 और रूल 2 नहीं लगा, तो इसका मतलब है आपने 3.3 इस एक्सरसाइज की सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन लगानी है, जो कि आपके पेज 135 पर पड़ी है। तो वो सब्स्टिट्यूशन लगानी है। उन सब्स्टिट्यूशन को लगाने के लिए कांस्टेंट का स्क्वायर अलग होना चाहिए और वेरिएबल का होल स्क्वायर अलग होना चाहिए। तो हमने यही किया, एक्स स्क्वायर है उसका एक्स का होल स्क्वायर कर लिया और 4 की जगह 2 का होल स्क्वायर कर लिया, यानी कि ये वेरिएबल का स्क्वायर बन गया, अब ये कांस्टेंट का स्क्वायर बन गया। अब आपके पास यहाँ पे फिर दो तरीके हैं कि अगर या तो आप डायरेक्ट रिजल्ट लगा लें या तो सूटेबल सब्स्टिट्यूशन लगा लें। हम इस पे लगाएंगे क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, हम इसको लेंथी नहीं करना चाहेंगे, हम इस पे लगाएंगे डायरेक्ट रिजल्ट। तो डायरेक्ट रिजल्ट के ये मुताबिक ये चीज बनेगी 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो डायरेक्ट रिजल्ट है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही लगाया है, 1 ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास 4। तो ये वैसे ये ए की वैल्यू आएगी आपके पास 2 और x की वैल्यू है x ही, 1 ओवर 2 tan इनवर्स x ओवर 2 प्लस सी बन जाएगा। जहां पे a है उसकी जगह 2 यूज कर देंगे। अब ये जो 2 है, 2 ये इस 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2 2 2 आर 4, ठीक है, 2 2 आर 4। तो ये आपके पास ये इस तरह कुछ आंसर बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने सोल्व कर लिया। इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये फंक्शन है, दो किस्म के फंक्शन है भाई, ये कोई अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है, इसका मतलब ये अलजेब्रिक नहीं है। अब इस पे तो सब्स्टिट्यूशन वाला केस तो लगेगा ही नहीं, ये तो सब्स्टिट्यूशन वाला कोई खाता है ही नहीं है ना यहाँ पे, यानी कि ये 3.3 की सब्स्टिट्यूशन वो तो सिर्फ लगनी है अलजेब्रिक फंक्शन पे। अब यहाँ पे दो किस्म के फंक्शन है, एक है जी लॉग फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक है अलजेब्रिक फंक्शन। तो अगर आप गौर करें, मैंने आपको वो जो सीरीज है, लेक्चर की सीरीज है, स्टार्ट वाले लेक्चर्स की 15-16 लेक्चर्स की सीरीज है प्लेलिस्ट के पहले 16 लेक्चर की, उसमें लास्ट वाले जो 14वां-15वां लेक्चर है ना, या 15वां-16वां, उसमें मैंने आपको बताया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करते हैं और लॉग फंक्शन की इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करते हैं। तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि लॉग फंक्शन की इंटीग्रेशन आ जाए या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन आ जाए, तो वहां पे आपने इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाना होता है। मगर एक शर्त है कि अगर लॉग फंक्शन और एक
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन दोनों फंक्शन का अगर डेरिवेटिव इनके साथ आगे मौजूद हो या बटे के ऊपर बन रहा हो, यानी कि इन फंक्शंस का डेरिवेटिव अगर इनके साथ मौजूद हो, इनके साथ बन रहा हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आप यहाँ पे रूल 1 या रूल 2 पे जाएंगे, फिर आप इंटीग्रल बाय पार्ट्स पे नहीं जाएंगे। तो आप यहाँ पे गौर करें, 1/x ln x है, तो आप फंक्शन को प्रायोरिटी किसको देंगे, मतलब फंक्शन किसको रखेंगे, जाहिर बात है ln x को अपना fx लेंगे ना, तो लॉग फंक्शन है आपका, यहाँ पे ln x को बटे के नीचे रहने दे, x नीचे क्या हो रहा है ln x के साथ, ये जो x है ln x के साथ नीचे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर क्या मौजूद है 1, इस 1 के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये चीज कुछ यूं बन जाएगी आपके पास 1/x ऊपर बन जाएगा और नीचे मौजूद पड़ा रहेगा ln x। इसका मतलब है आप यहाँ पे लगाना चाहेंगे रूल 1 या रूल 2, क्योंकि जब लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव, आपको पता है लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1/x, लॉग फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को मैं बार बार बता रहा हूँ कि लॉग फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम रूल 1 या रूल 2 लगाते हैं, उन दोनों में से जो भी लगे। तो यहाँ पे फंक्शन ln x है, उसका डेरिवेटिव बटे के ऊपर बन रहा है, तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन फॉर्म है, तो यहाँ पे रूल 2 लगाने की कोशिश करेंगे। ये तो एक स्टेप में हमें आंसर मिल गया, भाई नीचे फंक्शन मौजूद है, ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है। तो अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन में करेंगे, आप 2 लाइंस में आंसर लिख देते हैं, आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि चेकर कंसिडर करेंगे कि आपने कहीं से नकल की है, कॉपी किया है, ठीक है। तो आप इसको कंपैक्ट आंसर बनाने के लिए थर्ड वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसमें 2 किस्म की सब्स्टिट्यूशन यूज होती हैं, एक जो पहले 2-3 क्वेश्चंस में यूज हुई है, पहले दूसरे और तीसरे क्वेश्चन में, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, और एक सब्स्टिट्यूशन है थर्ड वेरिएबल लेटिंग वाली, ये जो अभी मैं करने लगा हूं। थर्ड वेरिएबल लेटिंग उस वक्त करते हैं जब आपको फंक्शन का आंसर 1-2 स्टेप्स में मिल जाए, किसी भी इंटीग्रेशन का आंसर जो है वो 1-2 स्टेप्स में मिल जाए। शॉर्ट क्वेश्चन को कंपैक्ट एक स्टैंडर्ड आंसर बनाने के लिए थर्ड वेरिएबल को वहां पे आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, या तो आपको फंक्शन का आंसर ही ना मिले, ठीक है, तो वहां पे आप थर्ड वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन करते हैं। थर्ड वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन से क्या मुराद है, आपने कंपैक्ट आंसर बनाना है। एग्जांपल्स भी इस तरह की हम सॉल्व कर चुके हैं। आप अपने फंक्शन को ln x को t के इक्वल लेट कर ले, यानी कि ln x की जगह क्या चला जाएगा t, जब यहां पे t आ जाएगा तो आपको यहां पे भी क्या बनाना है dt बनाना है। तो dt बनाने के लिए यानी कि डिफरेंशियल ऑफ t, यहां पे क्या मौजूद है डिफरेंशियल ऑफ x, आपने डिफरेंशियल ऑफ t बनाना है dt। तो डिफरेंशियल ऑफ t यानी dt बनाने के लिए आपको दोनों साइड्स पे यहां पे डिफरेंशियल लेना पड़ेगा। t का डिफरेंशियल बन जाएगा dt और ln x का डिफरेंशियल लेंगे, जैसे ln x का डेरिवेटिव लेते हैं कि ln के राइट साइड पे जो चीज पड़ी होती है एक्सपोनेंट में, यानी चीज पड़ी होती है, उसका रेसिप्रोकल 1/x आ जाएगा और x का नेक्स्ट दोबारा डिफरेंशियल लेना है। ये तो आपने यहां तक लिया ना 1/x जो है ln x का डिफरेंशियल लेके आया है। अब आपने ln x का डिफरेंशियल लेके नेक्स्ट इससे x का भी डिफरेंशियल लेना है। जब आप x का डिफरेंशियल लेंगे तो वो आपके पास बनेगा जी dx, ठीक है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन में जहां पे आपके पास मौजूद है ना चीज 1/x dx, आप वहां पे क्या ले जाएं dt ले जाएं, और क्वेश्चन में जहां पे चीज मौजूद है आपके पास ln x, वहां पे t ले जाएं, तो आपका इंटीग्रल बिकम्स, आपका कुछ इंटीग्रल u बन जाएगा, नीचे t चला जाएगा और ऊपर 1/x dx की जगह चला जाएगा dt। तो आप 1/t कर लें। अब यहाँ पे सीधा सीधा रूल 2 लग रहा है। अब आपका पहले भी रूल 2 ही लगना था, अब आपका एक स्टैंडर्ड आंसर बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन नीचे मौजूद है t, उसके होल पावर 1 है और t का t के हिसाब से डेरिवेटिव ले 1 बनता है, तो यानी कि t फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बटे के ऊपर बन रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे रूल 2 लगा, तो ये रूल 2 को मैंने हिंट दिया है, रूल 2 के अकॉर्डिंग आंसर आएगा ln fx प्लस c, यानी कि ln t प्लस c, फंक्शन यहाँ पे t हमने लिखा है, ln t प्लस c आंसर आ चुका। अब ये इंटीग्रेशन सोल्व हो चुकी है, ये तो आंसर है हमारा इन टर्म ऑफ t। मैं आपको बताता चलूं, मैंने एग्जांपल्स में बताया था, अगर आपका इन्वॉल्विंग वेरिएबल x है तो आपका फाइनल आंसर भी इन टर्म ऑफ x ही होना चाहिए। अब t में आंसर आया ना, तो आप यहाँ पे t की जगह दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दे, जिसके इक्वल दिया था t को हमने लेट किया था ln x के, तो t की जगह आप दोबारा यहाँ पे पुट कर दे ln x, तो इंटीग्रेशन बन जाएगी ln इंटू ln x प्लस c, ठीक है। दैट्स एन आंसर। ये होगा जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही है, ये है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्वेश्चन फॉर्म में मौजूद, तो आप यहाँ पे रूल 1 या रूल 2 में से कोई रूल लगाएंगे। क्वेश्चन फॉर्म है तो आप यहाँ पे रूल 2 लगाएंगे। रूल 2 लगाने के लिए बटे के नीचे होता है मौजूद फंक्शन, उसकी होल पावर होनी चाहिए 1, इसमें होल पावर फंक्शन की 1 ही है, और फंक्शन का डेरिवेटिव बटे के ऊपर मौजूद होना चाहिए, तो बटे के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव भी बन रहा है। ये तो एक स्टेप में सिर्फ हिंट दिया और इंटीग्रेशन सोल्व होगी, मगर आपने कंपैक्ट आंसर करना है तो आप यहाँ पे यही करेंगे कि अपने फंक्शन को t के इक्वल लेट कर लें, डिफरेंशियल कर लें दोनों साइड पे। ex का डिफरेंशियल
क्या होता है भाई, EX ही होता है। जैसे कि EX का डेरिवेटिव EX ही होता है, इसी तरह EX का डिफरेंशियल भी EX ही होगा। साथ इसके इसकी पार का डिफरेंशियल लिया जाएगा तो वो DX बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जहां पे क्वेश्चन में पड़ा है 3 कांस्टेंट, उसका डिफरेंशियल तो 0 आएगा। EX DX जहां पे क्वेश्चन में पड़ा है उसकी जगह आप DT ले जाएं, और क्वेश्चन में जहां पे EX+3 पड़ा है उसकी जगह आप T ले जाएं, तो आपका इंटीग्रल कुछ यूं बन जाएगा 1/T dt। फिर यहाँ पे रूल 2 लगा इंटीग्रेशन का, तो रूल 2 के अकॉर्डिंग इसकी भी इंटीग्रेशन आएगी ln t+c। टी की जगह आप दोबारा चीज लेट कर दें, अब टी को यहाँ पे EX+3 के इक्वल लेट किया था, टी की जगह आप दोबारा पुट कर दें EX+3, तो आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5 भी सोल्व हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, ये है एक अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। तो अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन पे आप पहले रूल 1 या रूल 2 लगाने की कोशिश करते हैं। अब ये क्वेश्चन फॉर्म है तो आप यहाँ पे जाएंगे रूल 2 पे। अब मगर यहाँ पे रूल 2 नहीं लगेगा क्योंकि बटे के नीचे मौजूद फंक्शन की होल पावर 1/2 है, यहाँ पे इसकी होल पावर 1 होनी चाहिए थी, तो आप यहाँ पे रूल 2 नहीं लगाएंगे, रूल 1 लगाएंगे। तो रूल 1 लगाने के लिए आपको बटा खत्म करना पड़ेगा, आप इसको उठाकर बटे के ऊपर ले जाए तो ये -1/2 बन जाएगा। अब रूल 1 लगेगा, यहाँ पे रूल 1 के लिए इस होल पावर को आप कंसिडर नहीं करेंगे, इसको आप निगलेक्ट कर दें, इसको कंसिडर ना ही करें। अब आपके पास फंक्शन क्या बचता है, हेयर फंक्शन आपके है जी x² + 2bx+c। नेक्स्ट इसके ये चीज इसका डेरिवेटिव बनना चाहिए। अब हमने चेक करना कि आया कि ये जो आगे चीज मौजूद है इस फंक्शन के, ये इसका डेरिवेटिव भी बन रही है कि नहीं। अब हमने यहाँ पे लिखा कि हमारा जो फंक्शन है वो है x² + 2bx+c। fx = x² + 2bx+c। उसका आप डिफरेंशियल लें दोनों साइड पे, तो जब आप डिफरेंशियल लेंगे x² का डेरिवेटिव ले रहे हैं मैं थर्ड वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा, डेरिवेटिव चेक कर रहा हूं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, मैं डिफरेंशियल आपने उस वक्त लेना है जब आप वेरिएबल चेंज करेंगे, यानी कि x वेरिएबल था उसकी जगह आप t लेके जा रहे हैं, तो उस वक्त आपने डिफरेंशियल करना है, ठीक है, dt बनाने के लिए। अब हम यहाँ पे वेरिएबल नहीं चेंज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई हमारा फंक्शन है x² + 2bx+c। बस हम चेक करना चाह रहे हैं कि आया कि fx का डेरिवेटिव उससे नेक्स्ट बन रहा है कि नहीं। fx का डेरिवेटिव लेते हैं, राइट साइड पे डेरिवेटिव बनेगा 2x + 2b, 2 कॉमन निकल आएगा, 2 × x + b। इसका मतलब है फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है 2 × x + b। अब आप अगर नेक्स्ट इसके चेक करें, फंक्शन है आपका x² + 2bx+c, ठीक है, इसकी होल पावर छोड़ें और उसका डेरिवेटिव चेक करें तो 2 × x + b बनता है। हमने ये सोल्व करके देखा, मगर नेक्स्ट आगे फंक्शन के आगे क्या मौजूद है, x + b। कमी किसकी है, मिसिंग क्या है, 2 मिसिंग है, 2 साथ इधर मल्टीप्लाई होना चाहिए था, तो हमने अपने पास से किया टू मेक f'(x), हमें फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन के आगे बनाने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ा। जो चीज अपने पास मल्टीप्लाई करेंगे उसका ऑपोजिट डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने अपने पास से 2 इधर मल्टीप्लाई किया और डिवीजन वाला 2 हमें नहीं चाहिए, वो हमने इंटीग्रल के बाहर लिखा है। तो इसका मतलब है अब ये फंक्शन है, उसकी होल पावर जितनी मर्जी, अब उसका डेरिवेटिव बन गया है 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के, अब फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने हिंट दिया रूल 1 का, जब फंक्शन की होल पावर जितनी मर्जी हो, फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ उसके नेक्स्ट मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम फंक्शन की टोटल पावर में एक ऐड करते हैं और डिवीजन में भी एक ऐड करते हैं। तो लिहाजा टोटल पावर जो थी -1/2, उसमें भी एक ऐड किया और डिवीजन में भी एक ऐड किया, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा जी 1/2, और यहाँ पे भी 1/2। ये जो 1/2 है ये ऊपर जाकर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/2 की जगह अंडर रूट आ जाएगा, दैट्स एन आंसर। ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ये आपके पास था जी क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अगर आप 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन की उर्दू पढ़ेंगे, मेरा ख्याल है 6 से 9वें लेक्चर तक है ये चीज मैंने करवाई है। पहले 16 लेक्चर में पढ़ी है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वहां पे मैंने आपको बताया कि जब आपके पास 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन आ जाए तो वहां पे आप 3 पॉइंट्स को फॉलो करते होते हैं, ठीक है। मैं वो पॉइंट्स रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि आपने चेक करना होता है कि ये जो होल चीज है, होल फंक्शन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनती है। अगर नहीं बनती तो आप पॉइंट नंबर 2 पे जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 फेल होगा क्योंकि एज अ होल सीकेंट स्क्वायर x ओवर √tan x किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं आता। तो पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपने रूल 1 या रूल 2 लगाने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे रूल 1 या रूल 2 लगाने की कोशिश करेंगे। हम जाएंगे रूल 2 पे। रूल 2 पे क्योंकि जाना है, क्योंकि हमने जाना है, हमने देखना है कि भाई यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म है, तो जब भी क्वेश्चन फॉर्म बटे वाली फॉर्म हो तो आपने रूल 2 पे जाना होता है। तो रूल 2 लगाने के लिए बटे के नीचे होता है मौजूद फंक्शन, उसकी होल पावर 1 होनी चाहिए, मगर यहाँ पे तो फंक्शन की होल पावर का मसला है, तो इसकी होल पावर तो 1 तो कोई नहीं ना है, ठीक है। तो आप इसको उठाकर ऊपर ले जाए, -1/2 कर ले, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने इसको -1/2 कर दिया। जब ऊपर चला जाएगा ना tan x √tan x, तो ऊपर जाकर -1/2 हो गया। अब यहाँ पे आप रूल 1 लगाने की कोशिश करेंगे। रूल 1 में जिसको आपने फंक्शन लेना है ना, सीकेंट स्क्वायर x को लेना है या tan x को, साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होना चाहिए। जिस भी
को, जिस भी फंक्शन को आपने अपना जनरल एफ लेना है, साथ उसका डेरिवेटिव भी दूसरी चीज बननी चाहिए। आपने tan x को फंक्शन लिया, इसकी होल पार्ट जितनी भी है उसको कंसिडर नहीं करना। जैसे कि मैं आपको बता चुका कि रूल 1 में फंक्शन, जो आपका फंक्शन होता है, डेरिवेटिव नहीं, फंक्शन जो होता है आपका, जिसको आपने जनरल एफ लेना होता है, हिंट में दो चीजें ना, एक एफ है और एक एफ प्राइम एक्स है, जिसको आपने एफ लेना है उसकी होल पार्ट नहीं कंसिडर करनी है, ठीक है। तो tan x है, इसकी होल पार्ट -1/2, आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे, आप इसको निगलेक्ट कर दें। तो आप चेक करें, tan x है, इसका डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, सीकेंड स्क्वायर x डेरिवेटिव बनता है tan x का, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आप सीधा रूल 2 का हिंट दें तो इंटीग्रेशन आपके पास सोल्व हो गई है। दूसरी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा कंपैक्ट आंसर बनाने के लिए थर्ड वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन कर लें, tan x को u के इक्वल ले जाएं, ठीक है। tan x की जगह इसका मतलब है u चला जाएगा। अब यहाँ पे u चला गया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, du आना चाहिए। du बनाने के लिए आप दोनों साइड पे डिफरेंशियल लें। tan x का जब आप डिफरेंशियल लेने तो अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव फार्मूला, tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x, तो इसका मतलब है tan x का डिफरेंशियल आ गया सीकेंड स्क्वायर x। अब आपने इससे नेक्स्ट इसके एंगल का भी डिफरेंशियल लेना है, एंगल का डिफरेंशियल आ गया आपके पास dx। इसका मतलब है क्वेश्चन में जहां पे आपके पास पड़ा है सीकेंड स्क्वायर x dx, उसकी जगह आप ले जाएं du, और जहां पे क्वेश्चन में पड़ा है आपके पास tan x, उसकी जगह ले जाएं u। तो आपका इंटीग्रल कुछ u बन जाएगा, u की पावर -1/2 डॉट du, ठीक है, इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन को यूज करते हुए। अब आपका यहाँ पे रूल 1 लग रहा है कि फंक्शन की होल पावर -1/2 जितनी मर्जी है, u का आप u के हिसाब से डेरिवेटिव ले, वो 1 बनता है, फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फंक्शन की टोटल पावर में एक ऐड करें और डिवीजन में भी एक ऐड करें, तो आपके पास ये पार्ट सोल्व हो जाएगी। 1/2 ऊपर भी बन जाएगा, नीचे भी, और ये नीचे वाला 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 2/√u बन जाएगा। अब आपके पास ये इंटीग्रेशन का आंसर आ चुका है। मगर आपने इन टर्म ऑफ x आंसर लाना है, तो आप u को जिसके इक्वल लेट किया था दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दें u की जगह tan x को, तो ये tan x चला जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व हो चुका है। ये जो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं अभी, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इस लेक्चर को देर लग गई, काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया, क्योंकि मैंने बेहतर समझा कि आपको चीज़ें इन डिटेल एक्सप्लेन करूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि डायरेक्ट भी मैं आपको ये चीज़ें करवा सकता था, डायरेक्ट एक्सरसाइज भी आपको करवा सकता था, मगर सारी चीज़ें करवाने का, इन डिटेल आपको A to Z चीज़ें बताने का मकसद ये था कि आपको इंटीग्रेशन में कहीं पे भी रट्टा ना लगाना पड़े। आप एक दफ़ा समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो यार बहुत ज़्यादा ईजी है, तो बस समझाने वाला हो और स्टूडेंट समझने वाले हों, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे, उसके दोनों पार्ट्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और काफ़ी दफ़ा बोर्ड में आ चुके हैं, बोर्ड एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे।